अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। आजकल पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब नाराज हो गए हैं। मैंने सोचा वाशिंगटन में साजिद तारड़ साहब को पकड़ूं, पूछूं असल कहानी क्या है, क्यों हमारे पे पाबंदियां लग गई हैं। हम तो बड़े अच्छे बच्चे हैं अमेरिका के। अस्सलाम वालेकुम साजिद तारड़ साहब। जनाब अली मुजम्मल साहब सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल मैं आपने बिल्कुल सही बंदे को कांटेक्ट किया। मैं अभी इसकी सारी सर्जरी करता हूँ। ए, मुजम्मल साहब, सबसे पहले तो ये बयानिया जो है ये एक मजहबी कल्ट का है, ये इस किसी सियासी ग्रुप का नहीं है। और मैं मजहबी कल्ट भी नहीं कहता, मैं इंडिया की प्रॉक्सी कहता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारी बाजियां जो हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा इस वक्त भारत में ज्यादा मशहूर है, और दूसरा टोटल जो टो लाइन ली जाती है वो भारत से ली जाती है। तो वो अल्टीमेटली कोई भी मौका वो जाया नहीं करते। ये खासकर जो वीजों की पाबंदी की बात है, इस पे मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, इट इज नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिक। ये मेगा जो मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन एक मूवमेंट है, उसी का हिस्सा है। ये डोज जो डिपार्टमेंटल ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी जो डिपार्टमेंट था उसी का हिस्सा है। अर्ज करना चाहूंगा कि इसमें पिछली रजीम जो 12 साल की थी, उन्होंने 24 मिलियन लोगों को, इलीगल क्रिमिनल्स को यहां पे, बल्कि उसमें आप गूगल करके देखें, स्टेट डिपार्टमेंट ने तकरीबन 30,000 इमिग्रेंट्स को पोलिटिकल असाइलम पे साउथ अमेरिका से टिकटें देकर बुलाया था यहाँ पे। तो हम्म, वो जो 24 मिलियन लोग हैं वो करते क्या है यहाँ पे? हम्म। एक तो वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बोझ है, हमारी हाईवेज जो है वो कम पड़ चुकी हैं, हमारे हॉस्पिटल स्कूल जो है वो कम पड़ चुके हैं। फिर इस पॉलिटिकल असाइलम प्रोसेस को इकोनॉमिकल रीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टैक्स पेयर्स के ऊपर बर्डन है। हमारा नहीं, इमिग्रेशन बस सिस्टम इज अ ब्रोकन सिस्टम। साजिद तारक साहब वो कहते हैं इंडिया नहीं है पाकिस्तान है, देखो शरीके दी अग लग गई ना सर। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ शरीके ਦੇ ਘਰ है, फिर मेरे घर भी होनी चाहिए या मैं भूखा तो वो भी भूखा होना चाहिए। लोग नहीं, कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस में इंडिया को ट्रम्प ने ਪਰ ਉਹਦੇ नहीं ਚ डाला। मैं ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5th जनरेशन वार कर रहे हैं, उन्होंने मैं पूछना चाह मेरे क्वेश्चन इज, जब उन पे 500% टैरिफ लगाया जाता है रशिया से तेल के बहाने में, जब उनके ऊपर 25% मजीद टैरिफ लगा दिया जाता है ईरान से तेल लेने पे, उस पे उनको कोई लबकुशाई नहीं है। सिर्फ ये बच्चों को सर्दी के मौसम में गर्म रखने का बहाना है। इन्हें डेली बेसिस पे एक बयानिया चाहिए होता है। और ये जो ये मजहबी कल्ट जो है, इसकी एग्जिस्टेंस ही सिर्फ ट्विटर के ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर है। दो आउटलेट्स अगर आज बंद कर दी जाए, नामो निशान इनका खत्म हो जाएगा। अच्छा, नहीं हमारे विजिट वीजे भी बंद हो गए हैं, हमारे स्टूडेंट्स नहीं, के वीजे पे एब्सोल्युटली नॉट। अब हम कोई बंदा यहाँ से हम पाकिस्तान से अमेरिका नहीं जा सकता। मुजम्मल भाई, आपके विजिट वीजे भी खुले हैं, आपके बिजनेस वीजे भी खुले हैं। और दूसरी जो मैं अर्ज करना चाहूंगा बात, कल एक बहुत एक पॉजिटिव बात सामने आई कि आपके फॉरेन ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव ने आके ऐलान किया इस चीज का कि वी आर वर्किंग ऑन इट। और चंद दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान इससे निकल आएगा, इस लिस्ट से। ये दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस इज जस्ट मैटर ऑफ डेज। आप देखेंगे इसकी तरफ बेहतरी आएगी। पाकिस्तान और अमेरिका इस वक्त आपकी रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी, ना सिर्फ अमेरिका, आप देखें जरा, 15 के करीब लोग आपके थंडर तैयारी लेने के लिए तैयार हैं। आप टर्की और सऊदी अरेबिया के साथ आप नया डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। बांग्लादेश के साथ नई तिजारत शुरू हो चुकी है, फ्लाइटें जारी हैं। आप देखें किस तरीके से यू आर राइजिंग। और जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि देर आर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि अगले 6 महीने में आप आईएमएफ के प्रोग्राम से निकल जाएंगे। ये अकल के अंधे लोगों को ये सब नजर नहीं आता, सिर्फ एक प्रॉक्सी बन चुके हैं भारत की, इससे ज्यादा नहीं। अब लोग, पाकिस्तानियों की अब आंखें खुलती जा रही हैं। पिछले महीने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बहुत ज्यादा पैसा पाकिस्तान भेजा, नई मिसालें कायम की हैं। लेकिन मैंने ये कहा है कि इट्स अ 5th जनरेशन वॉर एंड दे आर प्लेइंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, नहीं ये क्या अमेरिकन कहते हैं जो लोग वहां पे इमिग्रेशन वीजा पे आते हैं वो वेलफेयर लेते हैं, ये क्या कहानी है? हमारा तो ख्याल है जो इमिग्रेशन लेता है वो बड़ा अमीर आदमी है, जो अमेरिकन इमिग्रेशन ले लेता है। वो यहाँ आके वेलफेयर पाकिस्तानी क्यों लेते हैं और इंडियंस वेलफेयर नहीं लेते, ये क्या कहानी है?
दो चार चीजें मैं मुसलसल पढ़ रहा हूँ, दो चार दिनों से मैं मुसलसल रिसर्च इस चीज पे कर रहा हूँ। मुजम्मल भाई, एक तो डाटा सामने है कि ज्यादातर भारतीय जो आते हैं वो इमिग्रेंट वीजे पे आते रहे। 3,25,000 जो आईटी के जो वर्कर आते रहे हैं, अल्टीमेटली वो लीगल वीजों पे आते रहे हैं। हमारे या जिस तरह 75 कंट्रीज हैं, उनके बारे में एक डाटा बेस गवर्नमेंट के सामने मौजूद है कि ये पॉलिटिकल असाइलम को अब यूज करते हैं, ये यहाँ पे आके विजिट वीजे पे ओवर स्टे करते हैं, और उसके बाद जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि वेलफेयर सिस्टम को अब्यूज किया जाता है। एक छोटी सी मिसाल देना चाहना, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त वेल्थी ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? दैट इज अ माइंडसेट। ਇੱਥੇ भी मैं अमेरिका में भी मैं कई लोगों को जानता हूं जो बहुत आसूदा है, जिनके बहुत ज्यादा कारोबार चल रहे हैं, लेकिन अपनी इनकम थोड़ी शो करके वो हेल्थ के बेनिफिट लेते हैं, दूसरी चीजें। ये सर्टन माइंडसेट है, अल्टीमेटली उसका हल तो कोई नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में आप देखेंगे अगले चंद हफ्तों में पाकिस्तान विल कम आउट ऑफ इट। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान और अमेरिका के ट्रेड ताल्लुकात हैं, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, मिलिट्री ताल्लुकात हैं, वो कहाँ हैं? वेयर डू देखें अमेरिकन रेट पाकिस्तान नाउ? देखिए, पाकिस्तान के हवाले से अगर देखी जाए, इसकी सबसे बड़ी मिसाल आज चंद हफ्ते पहले और चंद दिन पहले की बात है कि आपने डिजिटल फाइनेंसिंग के अंदर आपने नए एग्रीमेंट साइन किए हैं। आपने तस्वीरों में देखा होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं। उसके बाद आपने देखा होगा बलूचिस्तान के अंदर माइनिंग की कंपनियां जो हैं, दे आर ऑलरेडी लुकिंग एट द कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑयल एक्सप्लोरिंग है उसके बारे में। और एक जो नई प्रोडक्ट हमारे फील्ड मार्शल साहब ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दुनिया में इंट्रोड्यूस कराई है, योर डिफेंस प्रोडक्ट्स। आप फ्यूचर के अंदर बहुत जल्द आप असला एक्सपोर्ट करने वाले टॉप कंट्रीज के अंदर आपका शुमार होगा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर कमिंग, क्योंकि आपने जो सबसे बड़ा 10-11 मई को जो एक शो किया पूरी दुनिया के सामने कि एक कंट्री जो $82 बिलियन सालाना बजट और आपका 9 बिलियन, और उसके बाद एक 1.6 मिलियन की फौज और आपके 7 लाख की फौज, आपने जो एक मिरेकल उस दिन दिखाया है, अब उसके सम्राट आपके सामने आ रहे हैं। और आप मजीद देखेंगे फ्यूचर के अंदर कि पाकिस्तान की तरक्की को अब रोका नहीं जा सकता। ये चंद जो लौंडे लपाड़े हैं, दे आर जस्ट मिल्टिंग मेकिंग मनी ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, वो लेकिन दे कहते कैनॉट हैं डिसाइड। ये जो क्रिप्टो की डील हुई है, ये डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की कंपनी से हुई है, वो कह रहे हैं। देखिए अल्टीमेटली नहीं, डोनाल्ड ट्रंप साहब मे बी ही इज पार्ट ऑफ इट, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो उसके स्टीव विटकॉफ हैं, उनका उनकी फैमिली जो है इस बिजनेस में है। दूसरा एक बात करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब की फैमिली भी क्रिप्टो के अंदर काफी अरसे से इन्वॉल्व है। ही इज अ बिजनेसमैन। उनकी फैमिली के देखे ना, वो कोई सिर्फ इस चीज के लिए सियासत में नहीं आए, वो तो पैसा बना के सियासत में आए। वर्सेस डेमोक्रेट जो है वो पैसा आके सियासत में बनाते हैं। तो ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ बॉर्न बिजनेसमैन। इसमें कोई ऐसी अजीब बात नहीं है। सारी थिक दूध का दूध पानी का पानी सामने है। जब तस्वीरें मीडिया पे आ चुकी हैं तो अल्टीमेटली इसमें इसकी शफाफियत जो है आप देख लें। इट्स अ बिजनेस, इट्स नथिंग रॉन्ग, नो फिशी बिजनेस इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। वो कहते हैं द रियल की इज द क्रिप्टो डिप्लोमेसी। जो क्रिप्टो कामयाबी क्रिप्टो डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर किए हैं। देखिए, कई उसके मैं समझता हूं स्टेप। सबसे बड़ी बात तो मुजम्मल भाई उसमें यह है कि जब भी रिपब्लिकन सदर व्हाइट हाउस में होता है, पाकिस्तान आइडियल रिलेशनशिप एंजॉय करता है। माजी के अंदर भी ऐसे ही था, क्योंकि डिफेंस रिपब्लिकन पार्टी का उसका मैंडेट का हिस्सा है। स्ट्रॉन्गर पेंटागन, स्ट्रॉन्गर आर्मी। आपने पता है डोनाल्ड ट्रंप उनका डॉक्ट्रिन है अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। पिछले दौर में उन्होंने एयरफोर्स एयरफोर्स उन्होंने स्पेस फोर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। इस दफा भी सबसे बड़ा उनका मैंडेट का हिस्सा था फॉल ऑफ काबुल के बाद डीमोरलाइज जो हो चुका था पेंटागन, उसको ठीक करना। जब उस पर तवज्जो दी जाएगी, एलाइज पे तवज्जो दी जाती है। पाकिस्तान इज स्टिल एंजॉइंग द हाईएस्ट स्टेटस नॉन नेटो एलाई। और मेरे ख्याल में आपकी जंग के बाद 10 मई के बाद इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू पाकिस्तान। अच्छा, नहीं, आप ये देखती हैं कि मेरा मतलब है कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, इस ये जो हालिया ईरान की जंग है, इसमें को पाकिस्तान का रोल था या इसको रोकने में? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं समझता हूं कि हमारे फील्ड मार्शल साहब के व्हाइट हाउस के विजिट्स के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल इस चीज का इजहार करते रहे हैं कि ईरान का पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह समझता है।
हमारे फील्ड मार्शल साहब उस वक्त भी कन्विंस करने की कोशिश करते पिछले अपने ट्रिप्स के दौरान भी कि ईरान जो डिस्टेबलाइज कर सकता है उस एरिया के अंदर। एक बात मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, इराक और लिबिया के की मिसालें सामने मौजूद हैं। इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान और यूएई का रोल भी इसके अंदर मौजूद है। इन सब ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को कन्विंस किया कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो तेल की सप्लाई रुकेगी, $100 पे बैरल जाएगा। कैन वी अफोर्ड इट? क्या दुनिया इस महंगाई के बुखार को अफोर्ड कर पाएगी? तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने देखा। और उसके बाद दूसरी जो चीजें मैं समझता हूं, पाकिस्तान का रोल इज क्रूशल। आप बॉर्डर है आपका बहुत बड़ा ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, योर ओपिनियन मैटर्स। और इस वक्त दूसरी जो एक सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि ईरान और इसराइल ने जो खुद डील की है प्रीएम्प्टिव एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक ना करना, बल्कि कल से यहां पे ये वॉशिंगटन डीसी में बातें हो रही हैं कि बीबी नेतन्याहू ने भी कन्विंस किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि ईरान के ऊपर अटैक ना किया जाए। तो देर आर मेनी फैक्टर्स, लेकिन पाकिस्तान इज एंजॉयिंग एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप नॉट ओनली विद अमेरिका। आप ये कह रहे हैं कि ईरान और इसराइल ने आपस में ये तय किया है कि एक दूसरे के ऊपर अब हमला नहीं किया जाएगा, ऐसा? प्रीएम्प्टिव अटैक नहीं किया जाएगा। कल से यहाँ पे खबरों में हो रही बात, और ये वाकई ही इसको कई न्यूज आउटलेट्स पे देखा गया है कि देयर वाज, एंड नॉट ओनली दिस, बीबी नेतन्याहू हैज ट्राइड टू कन्विंस डोनाल्ड ट्रंप के इसराइल ईरान के ऊपर अटैक ना किया जाए। आप इंडिया के और अमेरिका के ताल्लुकात को आगे कहाँ देखते हैं? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो कल सबसे बड़ी बात है कि कल फरीद जकरिया साहब ने एक इंटरव्यू दिया परसों बरखा दत्त को, जो दीदी बरखा दत्त है। उसमें उन्होंने बिल्कुल बता दिया कि 56 इंच की छाती सिर्फ जो है वो एक मेजर काज है जिसकी वजह से अमेरिका के रिलेशनशिप एक बंद गली में आ चुके हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ना सिर्फ आपकी जंग के हवाले से आपको आपके हमेशा त्यारों के बारे में बात करते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने कई दफा कहा है कि मोदी, और दूसरा जो मैं एक और मजीद बात ऐड करना चाहूंगा कि इस वक्त दुनिया जो ट्रस्ट फैक्टर है वो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। दुनिया बिल्कुल एतमाद नहीं करती। असली चेहरा उनका खुल के सामने आ चुका है। मुसलमानों से नफरत, इस पाकिस्तान से नफरत, ये सारी चीजें दुनिया इस वक्त देख रही है। कल कश्मीर के अंदर जो एक मेडिकल कॉलेज सिर्फ इसीलिए बंद किया गया है कि क्योंकि वहां पे मुसलमान स्टूडेंट्स थे। तो आपका क्या ख्याल, दुनिया इन सारी चीजों को नहीं देख रही? और सबसे बड़ी बात ऐड करना चाहूंगा मुजम्मल साहब कि मैंने क्रिसमस के ऊपर गूगल किया। आपने जिस तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, आपने लिबर्टी चौक में जो सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया, फिर हमारे फील्ड मार्शल साहब क्रिसमस वाले दिन चर्च में गए। मैंने उस दिन चैट जीपीटी से ये चेक किया कि पाकिस्तान में क्रिसमस पे कितने इंसिडेंट एक्सीडेंट हुए हैं। जीरो। हालांकि यू आर 95% पॉपुलेशन इज मुस्लिम, वर्सेस जब मैंने चैट जीपी पे चेक किया, भारत के अंदर 700 से ज्यादा हेट, रिलीजियस हेट बेस्ड जो थे वो हादसात हुए। मालों के अंदर जो कुछ हो रहा है, भारत का असली चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। अब उनके पास डिक्लाइन, मोदी इज इन डिक्लाइन एट द मोमेंट। अंदर से आवाजें आ रही हैं अमेरिका के साथ। अगर आप फरीद जकरिया साहब का देखें, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ईगो की वजह से, एक बंदे की ईगो की वजह से पूरा नेशनल इंटरेस्ट, पूरी इकॉनमी उनकी क्रिपल होती जा रही है। और इट्स वर्थ लिसनिंग, इट्स वर्थ वाचिंग। और आप ये देखते हैं आगे ईरान में कोई रजीम चेंज देखते हैं या ईरान में रजीम चेंज नहीं है? मुजम्मल भाई, मैं जो मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मैं ये समझता हूं कि 1979 के बाद एक हिस्टोरिकल ट्रेंड है वहां पे कि हर 2-3 साल के बाद लोग सड़कों पे निकलते हैं, लेकिन बड़ी सख्ती से कुचल के उस मूवमेंट को चुप करा दिया जाता है। इस दफा एक नया वाकया हुआ है सामने, मैं आपके रखना चाहूंगा कि जब भी किसी कंट्री के ऊपर बाहर से अटैक होता है तो कौम मुत्तहद हो जाती है, यूनिफाई हो जाती है। इस दफा आपने देखा होगा कि 2025 नवंबर में जब अटैक हुआ ईरान के ऊपर, उसके बाद देखें आज लोग 2-3 महीने बाद सड़क पे आ चुके हैं। प्रोपोगंडा किया जाता है कि सीआईए मुसाद इसके अंदर है, लेकिन इतनी तादाद में सीआईए और मुसाद नहीं जा सकती। वहां की करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है। एक ईरानी रियाल का 14 लाख, $1 का 14 लाख ईरानी रियाल मिलते हैं। तेल और चिकन लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। मिडिल क्लास जो है खत्म हो चुकी है। मेरा ख्याल है, दिस इज व्हाट माय ओपिनियन इज, कि चेंज विल कम विद इन द ईरान।
पहलवी जो है, कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रजा पहलवी के बारे में भी स्टेटमेंट दी है कि ही इज अ गुड मैन, लेकिन ही वॉन्ट बी एबल टू इस चीज को, ही इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ ईरान। मेरा ख्याल है इस वक्त ईरान को चेंज की जरूरत है विदन विदन ईरान, और उनको तवज्जो देनी होगी इकानमी के ऊपर। इस वक्त भी उन्होंने वहां पे जो जलसे जुलूस है उनको कंट्रोल किया है, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंस रिलीफ अवाम के लिए वहां पे नहीं दी गई। बल्कि अमेरिका ने तो मजीद पाबंदियां लगा दी हैं, इससे तो रजीम मजीद मुश्किल में आ जाएगी इकोनॉमिक तौर पे, और माशी बुरान वहां बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने कहा कोई मुल्क भी ईरान के साथ अगर ट्रेड करेगा तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाएगा। एब्सोल्युटली, और उसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इंडिया के लिए और चाइना के लिए आ रही है। दुनिया के अंदर एक नई चीजें जो सामने आ रही है, ईरान और वेनेजुएला थे वर वेरी इंपॉर्टेंट। वेनेजुएला से तेल निकल के ईरान, रशिया और चाइना जा रहा था, और ईरान का ज्यादा तेल चाइना ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब अल्टीमेटली उनका जो ऑब्जेक्टिव है, ना सिर्फ अमेरिकन इकानमी है, बट टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन रशिया एंड चाइना, और उससे अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करना है। तो वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द रिकैलिब्रेशन। नई ग्रुपिंग होगी, नई चीजें होंगी, नए सिस्टम्स आएंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, दे हैव बिकम इनइफेक्टिव, टूथलेस, और मेरा ख्याल है द चेंज इज कमिंग, इट विल बी गुड फॉर द वर्ल्ड। ग्रीनलैंड की भी बड़ी बात हो रही है कि जी अमेरिका लेना चाहता है ग्रीनलैंड को। आपको क्या लगता है, ग्रीनलैंड अमेरिका ले लेगा? डोनाल्ड ट्रंप विल गो फॉर ग्रीनलैंड? देखिए, दो चीजें हैं इस पे। मैं पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि पहले डील मौजूद है 1951 में, जो एग्रीमेंट साइन किया गया था। अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट वहां पे आर्मी बेस मौजूद है। इस वक्त भी तकरीबन 500 से 1000 ट्रूप्स मौजूद हैं, और वो ट्रूप उनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब उन ट्रूप्स को इंक्रीज करके वैसे भी अपनी प्रेजेंस को वहां बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, ग्रीनलैंड is a matter of national security of for the US। वहां पे जो पानी, वहां पे जो आइस मेल्ट कर रही है, नए ट्रेडिंग रूट, नए शिपिंग रूट जो हैं वो बनेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल अवाम को, अमेरिकन अवाम को बार बार बताते हैं कि रशियन और चाइनीज जो हैं वहां पे सर्कल लगा रहे हैं। एक कल नई डेवलपमेंट हुई है, जब से उन्होंने रशिया और चाइना का एक खौफ इन लोगों के दिलों में डाला है। कल वहां पे नेटो के एलाइज जो आए हैं, जिसमें ना सिर्फ फ्रेंच, इटालियन और जर्मन सोल्जर हैं, वो आए हैं। डेनमार्क ने वहां पे मजीद सोल्जर बढ़ाए हैं इसी खतरे की वजह से। दूसरी एक जो नई बात हुई है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर्स दे वर विजिटिंग हियर इन द व्हाइट हाउस, जेडी वैंस के साथ, मार्को रूबियो के साथ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग हुई है। आज नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले 10 से 20 सालों में America will be playing a key role, either taking over or increasing the defense mechanism in Greenland, because that is a part of American national और मैंने security. वो जो यूरोपियन कंट्रीज ने भेजे हैं, किसी ने 35 सिपाही भेजे, फौजी भेजे हैं, किसी ने 15 भेजे हैं, वो तो मजे का खेत बात है। किसी ने 2 भेजे हैं, किसी ने 8 भेजे हैं। इससे तो नहीं ग्रीनलैंड का डिफेंस हो सकेगा। इसमें नहीं हो सकता। वो तो देखिए, ग्रीनलैंड सेरेमोनियल बात है। बिल्कुल ऐसे। देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए मुजम्मल भाई, आप अगर डाटा या रियलिटी देखें तो यूरोप सारा क्रिपल कर चुका है, डिफेंसलेस है, होपलेस है। देखें, मैं एक आखिरी पॉइंट यूरोप के हवाले से आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा। जो मार्शल प्लान दिया गया था, जो अमेरिका ने एक तो बजट दिया सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद रिकवरी के लिए, फिर इनकी डिफेंस की जिम्मेदारी ली। लेकिन यूरोपियन क्या करते रहे कि डिफेंस का बजट ना तो वो नेटो में अपना हिस्सा डालते रहे फेयर शेयर, और उसके बाद एक काम करते रहे कि अपनी जितनी आमदन थी वो सोशलिस्ट एजेंडे के ऊपर स्पेंड करते रहे। आप देख लें इमिग्रेशन के हालात, आज लंदन में जाएं तो आपको वहां पे कोई गोरा नजर नहीं आता। गोरे सारे बेचारे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भाग चुके हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई बच्ची प्रेग्नेंट होती है, उसको बच्चा डिलीवरी के लिए साल साल की पेड छुट्टी, अब यहां तक ये आ चुका है कि उसके हस्बैंड को भी साथ पेड छुट्टी दी जाए। और दूसरी एक जो ट्रेंड यूरोप के अंदर मुसलसल चल रहा है कि 3 डेज वर्किंग वीक। सो अगर आप इस तरह के एजेंडे को लेकर जाएंगे, अमेरिका आपको डिफेंस प्रोवाइड करता रहेगा, और फिर आप अमेरिका को आंखें भी दिखाएंगे, तो हाउ इट इज गोइंग टू वर्क इन द फ्यूचर? सो द यूरोप इज बेसिकली आज भी अमेरिका का मोहताज है। इनको ये समझना चाहिए, इनको पता होना चाहिए। अमेरिका स्टिल हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी ऑन द प्लेनेट। तो मेरे ख्याल में यूरोपियन सीख रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप आज, मुजम्मल वो भाई। जो सौजी तारिक साहब, वो जो सेनेटर्स कांग्रेसमैन फ्री इमरान खान के ट्वीट करते थे, वो आने क्यों बंद हो गए हैं?
देखिए, दो चीजें उसमें मुजम्मल भाई, जिस तरह मैंने बताया कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस पार्टी की क्या है, बल्कि पार्टी तो नहीं, ये कल्ट है। इनकी स्ट्रेंथ ये है सोशल मीडिया। यहां बाहर बैठ के ये ऐसे ऐसा एक ड्रामा बनाते हैं। चंद यहां बीमार डॉक्टर हैं, वो $100 दे के कांग्रेसमैनों से ट्वीटें करा लेते हैं, मीनिंगलेस, सेंसलेस ट्वीट्स, जिसका कोई हकीकत के साथ रिलेशनशिप नहीं है। इन्होंने एक ऐसी एक हाइप क्रिएट की पाकिस्तानी बच्चों के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, सीधा अडयाला जेल चला जाएगा, सीधा पहले दिन ही जाएगा। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं मुजम्मल भाई कि कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है जो खान साहब के पास है, दूसरी दुनिया के पास नहीं है। फिर मैंने ऐसे ऐसे आपके जर्नलिस्ट देखे जिनके बड़े बड़े कद काठ हैं, वो टीवियों के ऊपर बैठकर तजिया करते थे, कहते थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ इसके पर्सनल रिलेशनशिप है। हाउ, वाई, इनके कितने ट्रिप हैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप। ये आज तक अमेरिकन डॉक्टरों में और लोगों में सिर्फ इसलिए मशहूर हैं कि इन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए यहां कवालियां कराते थे, पैसे ले जाते थे। आज तक मुझे को डिफाइन किया जाए कि इस शख्स का पेशा क्या है, आज तक सिंगल डॉलर या पाउंड या अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर सका। सबसे बड़ी स्पेशलिटी इस इंसान की क्या है? दोस्तों को नुकसान पहुंचाना और चंदा मांगना। अगर इस पे अच्छा, आप पाकिस्तान आप चलाना चाहते हैं। मैंने आपका एक ट्वीट देखा, आपको सोहेल अफरीदी के मज़ार कायद पर अंग्रेजी में वो तासुरात लिखने पर भी बड़ा इतराज है, क्यों? आप तो तीन अमेरिका चीजें, में बैठे हैं, आपको वहां तीन अंग्रेजी में लिखने में क्यों इतराज है? तीन इतराजात, तीन तीन। मैं इनको कहता हूं बेबी सीएम, बेबी चीफ मिनिस्टर। और खान साहब को ये आदत है कि जायचा निकाला जाता है, उसके जरिए चीफ मिनिस्टरों को ये अपॉइंट करते हैं। उस्मान बुजदार भी उसी चीज की प्रोडक्ट थे, और इसी तरह का तरीकाकार इस दफा भी इस्तेमाल किया गया। सोहेल अफरीदी साहब के बारे में भी इनको कोई नहीं जानता था, ना ये इतने कद काठ है। मुझे दुख इस बात का है मुजम्मल भाई, इन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर जो उनकी वाइस चांसलर हैं, जो इनकी वालदा की एज की हैं, उनकी इन्होंने हत्या कसाई की। इन्होंने उन्होंने इनका उनके उनको इंसल्ट किया। इन्होंने कहा मुझे गुस्सा आ जाएगा। यार, आप औरंगजेब हो, आप मुगलिया शहजादे हो, आपको गुस्सा आ जाएगा? आप जब वो कायद आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, आप छठी जमात में थे, आपके पास बीए इकोनॉमिक्स है, और आप अपना अपना एक्सपीरियंस देखें। आपने कहा है जी ये वाइस चांसलर इंग्लिश में तकरीर करेगी, मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो फिर जाके इंग्लिश में क्यों लिखा आपने मज़ार कायद पे? आपको आपको एहसास होना है। दूसरा ब्लंडर देखें, मेरे मेरा मेरा बिल बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा इस बात का। इन्होंने कहा जी मुझे प्रूफ दिए जाएं कि अफगानिस्तान टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। मुझे सख्त इस पे अफसोस हुआ कि ये उस सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं जहां दहशतगर्दी सबसे बड़ा एक इस वक्त सबसे ज्यादा लोग वहां पे मारे जा रहे हैं। तीसरी बात इन्होंने क्या की, जरा अंदाजा लगाएं। मेरी उस ट्वीट में मैं आखिरी लफ्ज भी इस्तेमाल करूंगा। इन्होंने तीसरी बात ये की कि इनको इज्जत दी गई, इनको सिंधी टोपी दी गई और अजरक दी गई, ये इन्होंने वापस कर दी उनको। उनके मुंह पे थप्पड़ मारा इन्होंने, सिंध गवर्नमेंट के मुंह पे। और मैंने उस पे आखिर पे लिखा था, लाइक फादर लाइक सन। ये जिस पार्टी से आए हैं, वहां पे जितनी ज्यादा बदतमीजी की जाएगी, औरतों की तौहीन की जाएगी, उसे सबसे बड़ा ओहदा दे दिया जाएगा। तो ये अलमिया है एक पाकिस्तान का। दिस इज अ ट्रेजिडी ऑफ पाकिस्तान, एंड पाकिस्तानी बच्चे सफर कर रहे हैं। खुदा रहा इन पे तरस किया जाए, इनको इंग्लिश और मैथ की तालीम दी जाए। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स की डील होनी थी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, उसमें कुछ नहीं हुआ, कहानियां ही निकली वो तो। नहीं, उसमें कहानियां नहीं है। देखें, उसमें उसमें अमल दरामद हो रहा है। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका के अंदर जब आए थे तो उन्होंने रोड मैप रखा था, रेकोडिक के प्रोडक्ट्स उन्होंने बताया था कि हम किस तरीके से G10 और G20 का सफर तय करेंगे, और उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स का एक मेन रोल था। उसका उसका रोल जारी है। बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, देखिए आप अब उस पे जब भी ये फॉरेन कंपनियां जाती हैं, हालात के हिसाब से जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट देखे जा रहे हैं कंपनीज। आई नो इवन देन सम कंपनीज पर्सनली दे आर परसुइंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन पाकिस्तान। ये अब वो उस पर पब्लिक में नहीं आता। अल्टीमेटली पब्लिक के ऊपर सिर्फ इस रिलीजियस कल्ट का कंट्रोल है। डेली बेस पे कोई ना कोई मुद्दा बना के बच्चों को एंगेज कर देते हैं, तो उस साइड पे भी नहीं जाती। पाकिस्तान इज मूविंग फॉरवर्ड। Pakistan is moving forward in every single field. Either it's a digital banking, either it's a crackdown on the corruptions, either it's governance is the issue. Things are working. पाकिस्तान इज मूविंग फॉरवर्ड, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैं खुद पाकिस्तान देखता हूं जाके, मुसलसल देखता हूं। मेरे दोस्त हर जगह पे मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं जो इस वक्त दे आर वर्किंग। पाकिस्तान इज मूविंग फॉरवर्ड, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सामने आपको नजर इसलिए नहीं आता कि इन्होंने एक फाग क्रिएट कर रखी है सोशल मीडिया के ऊपर, ट्वीट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और वो लोग बाहर से बैठ के पाकिस्तान के साथ फिफ्थ जनरेशन वार कर रहे हैं, विच इज अ सैड रियलिटी। आखिरी सवाल,
आपको लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें किसी स्टेज पे पाकिस्तान को चीन की कुर्बानी देनी पड़ेगी? मेरे ख्याल में नहीं। इसमें जो मैं जिस तरीके से देख रहा हूं, पिछले तकरीबन 2 साल से, जब भी आपकी क्यादत का एक लीडर जब वॉशिंगटन डीसी आता है, तो उसी आपकी आपकी उसी एडमिनिस्ट्रेशन का एक शख्स जो होता है चाइना होता है। जो मैं इस वक्त स्पेकुलेट कर रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान विल बिकम अ ब्रिज इन बिटवीन टू कंट्रीज। पाकिस्तान ना सिर्फ आज भी रोल अदा कर रहा है, बल्कि उस रीजन के अंदर आप ईरान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, और एक मैं मेन पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा, इस वक्त अमेरिका और चाइना दोनों तालिबान के विक्टिम हैं। आप देख लें, अमेरिका के अंदर भी जो कर रहे हैं अफगानी, और फिर आप चाइनीज जिस तरीके से उज्बेकिस्तान के अंदर और ताजिकिस्तान के अंदर चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर और माइनर्स को मारा जा रहा है। 20 से ज्यादा दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त फल फूल रही हैं अफगानिस्तान के अंदर। वो जो अलायंस होगा अमेरिका, चाइना, उज्बेकिस्तान, ईरान और सब लोगों का, उसको पाकिस्तान लीड करेगा। इट विल बिकम अ न्यू पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए डिफेंस के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, दहशतगर्दी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। और मैं, दिस इज व्हाट आई सी इट, अमेरिकन विल एक्सेप्ट द पार्टनरशिप इन बिटवीन, बैलेंस जो आप इस वक्त बड़े खूबसूरत तरीके से इन दोनों चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, उस रीजन को बैलेंस कर रहे हैं। और जो टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में बिलखसूस आपका जो अलायंस है चाइना के साथ, मेरे ख्याल में अमेरिका ऑलरेडी हैज एक्सेप्टेड इट। बहुत शुक्रिया साजिद तारक साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।